जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है हमारा अध्याय 6 और जिसका नाम है न्यायपालिका। मैंने आपको अभी तक इस अध्याय में पढ़ा दिया है कि भारत का संविधान भारत की न्यायपालिका को किस प्रकार से स्वतंत्रता मुहैया कराता है और न्यायपालिका का स्वतंत्र रहना किसी भी राष्ट्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये मैंने समझा दिया है आपको। और मैंने ये समझा दिया है आपको इस अध्याय में कि एक भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है और उन्हें उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। और आज मैं चल रहा हूं आपको इस चैप्टर आज की क्लास में समझाने सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को। पहले तो हम आज समझेंगे भारत की न्यायपालिका की संरचना, भारत में जो न्याय व्यवस्था है, न्यायपालिका का क्या स्ट्रक्चर है उसको समझेंगे। फिर उसके बाद हम समझेंगे हमारी सर्वोच्च न्यायालय की क्या शक्तियां हैं, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, ये समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं और जानते हैं कि भारत की न्यायपालिका की क्या संरचना है। देखिए, भारत की न्यायपालिका की संरचना को समझने के लिए आप इसे पिरामिड फॉर्म में समझ सकते हैं। जैसे पिरामिड होता है ना, उस प्रकार से आप बखूबी इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे एक पिरामिड है, उसी प्रकार से भारत की न्यायपालिका की भी अपनी संरचना है। सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर है आपका सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। फिर उसके बाद है आपका हाई कोर्ट, फिर आपके हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, आपका यहां पर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर आपके लोकल कोर्ट, ठीक। तो ये है आपके देश की न्यायपालिका की संरचना। इस प्रकार से आपके देश में न्यायपालिका काम करती है। तो सबसे पहले अगर आपका केस फाइल होगा तो कहां फाइल होगा? लोअर कोर्ट में। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। देखो, जो केस होते हैं ना, वो केस पर भी डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का केस है। अब जैसे मान लीजिए कोई मौलिक अधिकार संबंधी केस है, तो वो कहां जाएगा? वो जाएगा सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। उसे लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यही चल रहे हैं पहले हम समझने कि हमारे देश में हमारी न्यायपालिका की क्या संरचना है और किस न्यायपालिका की क्या क्षेत्राधिकार है, कौन सा न्याय है, कौन सा कोर्ट क्या काम करता है, कौन सा कोर्ट क्या काम करता है। तो चलिए पहले तो समझते हैं, फिर आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। ये जो हमारा सिस्टम है, इसको क्या कहते हैं? एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। क्या कहा जाता है इसे? एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। क्योंकि इसके पास ये जो है सुप्रीम कोर्ट, ये सभी कोर्टों का सर्वोपरि है। इससे बड़ा कोर्ट भारत में और कोई नहीं है और इसके बाद को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। ना भारत के प्रधानमंत्री, ना भारत की राष्ट्रपति, कोई भी इसके द्वारा दिए गए आदेश को डिनाई नहीं कर सकता है, ठीक। तो भारत का जो आपका न्यायपालिका है, वो एकीकृत न्यायपालिका है। वो बहुकृत नहीं, मतलब बटी हुई नहीं है, किसी की सेपरेट नहीं है कि इसके आदेश को ये कॉन्ट्रैक्ट में मतलब बदल नहीं सकता, इसके आदेश को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन इन सब के आदेश को ये बदल सकता है। समझ में आई बात? तो इसलिए इसे एकीकृत न्यायिक व्यवस्था कहा गया है। आगे सुनिए। इसका अर्थ यह है कि विश्व के अन्य संघीय देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय तथा सबसे नीचे जिले और अधीनस्थ न्यायालय है। नीचे के न्यायालय अपने ऊपर के न्यायालयों की देखरेख में काम करते हैं। ये सारे के सारे अपने ऊपर के न्यायालयों में की देखरेख में काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय की क्या ताकत है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। ये जो अगर कोई फैसला दे रहा है तो उस फैसले को सभी अदालतों को मानना
पड़ता है। कोई भी इसके फैसले के खिलाफ जाकर कोई भी काम नहीं कर सकता है, पहला। दूसरा है, यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। ये उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकती है, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकती है। या किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। ये किसी भी अदालत, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, लोअर कोर्ट का हो, ये जिसका भी चाहे, अगर इसे लगता है कि वहां पर इस मामले में सही से कार्रवाई नहीं हो रही है तो वो उस मामले को अपने पास डायरेक्ट मांग सकता है और उसका केस अपने अंडर ले सकता है। ये मैंने बताया ना, ये सुप्रीम है, सबसे बड़ी बॉडी यही है, इससे बड़ी बॉडी तो कोई है ही नहीं भारत में जुडिशरी की, ठीक है। या किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। एक हाई कोर्ट का मामला दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करा सकता है। उसे लग रहा है कि अगर दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले पर सही से जांच पड़ताल नहीं हो रही, सही से इसकी प्रोसीडिंग नहीं हो रही है, तो ये मामला वो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में भी भेज सकता है। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का नाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट। क्या नाम है उसका? इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। आगे सुनिए आप। फिर आता है आपका उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की क्या ताकत है, क्या रुतबा है? उच्च न्यायालय, भारत में उच्च न्यायालय बहुत सारे हैं। अब कितने हैं ये आप मुझे कल पता करके आकर बताएंगे कि कितने भारत में उच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ एक ही है, ठीक है। उच्च न्यायालय बहुत सारे हैं, हर राज्य में है या 2 राज्यों का एक है, इस प्रकार से है हमारे देश में उच्च न्यायालय, ठीक है। निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। लोअर कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अपील मतलब वहां अगर यहाँ पर आपको जो फैसले दिए गए हैं अगर आप उनसे सहमत नहीं है तो आप उसकी अपील हाई कोर्ट में कर सकते हैं और हाई कोर्ट उसकी अपील की सुनवाई करता है। फिर उसके बाद मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है। मैंने पहले ही बता दिया, हाई कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करने का काम करता है। फिर राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है। मैंने बता ही दिया आपको कि आप ये जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो एक स्टेट के लिए होते हैं या 2 स्टेट्स को कंबाइन करके एक हाई कोर्ट होता है। तो ये जिस भी राज्य के हाई कोर्ट होते हैं उस राज्य में होने वाली किसी भी कानूनी गतिविधि पर निर्णय ले सकते हैं। किसी भी राज्य में होने वाली किसी भी प्रकार की कानूनी गतिविधि अपने राज्य में होने वाली किसी भी, अगर आप मान लीजिए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो उत्तर प्रदेश में घटने वाली किसी भी घटना पर सीधे संज्ञान ले सकती है, सीधे कानूनी घटना पर सीधे संज्ञान ले सकती है और उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश जारी कर सकती है कि आप इस पे जल्दी से जल्दी काम करें और मुझे रिपोर्ट करें। तो उत्तर प्रदेश सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इसे देखे और जल्दी से जल्दी आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट दर्ज कराएं अपनी, ठीक है। तो जो हाई कोर्ट है वो अपने राज्यों की न्याय व्यवस्था संभालेंगे, ठीक है, और अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है। मतलब अपने राज्य में आने वाली सभी अदालतों को ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को और लोअर कोर्ट्स को मैनेज करते हैं। कौन? आपके हाई कोर्ट्स, ठीक है। फिर आती हैं आपकी जिला अदालतें। जिला अदालत जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करती है, निचली अदालत के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करती है और गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देती है। ये काम करती हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और लोअर कोर्ट कौन से काम करते हैं? फौजदारी मारपीट वाले मामले सारे के सारे सबसे पहले कहां दर्ज होते हैं? आपके लोअर कोर्ट में, ठीक। अब आते हैं सबसे बड़ी चीज को समझने चल रहे हैं हम, सबसे बड़ी चीज को हम चल रहे हैं समझने। जिसको समझे बिना हम जान ही नहीं पाएंगे कि हमारे देश में कैसे क्या होता है, कैसे क्या
होता है। इसको जानना और इसको समझना हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हमारे देश की सर्वोपरि संस्था है। ये हमारे देश की सर्वोपरि संस्था है। इसका काम है हमारे अधिकारों की सुरक्षा करना। इसका काम है हमें सुरक्षा प्रदान करना। इसका काम है सरकार के द्वारा किए जाने वाले गलत निर्णयों को रोकना। यह है आपका सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। क्या कहते हैं इसको? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। इसके क्या क्या काम है, इनको जानना हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला काम है मौलिक अधिकार। क्या है पहला? मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक काम, जिस पर यही काम करता है, इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकता। ऐसे भी कुछ केस हैं जिन केसों को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हैंडल करता है। उन मामलों में कोई लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं जाया जाता। वो मामले सीधे कहां आते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। वो कौन से मामले हैं ये भी तो जानना पड़ेगा। मान लीजिए दो स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब मान लीजिए यूपी और बिहार के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो इन मामलों की सुनवाई कौन करेगा? इन मामलों की सुनवाई डायरेक्ट कहां होगी? आपके सुप्रीम कोर्ट में होगी। कहां होगी? सुप्रीम कोर्ट में होगी। और मैंने आपको बता दिया मौलिक अधिकारों के मामले में रिट जारी करने का भी काम आपका करता है कौन? आपका सुप्रीम कोर्ट। तीसरा काम क्या है? तीसरा काम है इसका अपील। ठीक है, आप मान लीजिए आपको लोअर कोर्ट में जो डिसीजन मिला आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, फिर आप उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आपके खिलाफ जाता है, तो फिर उसके बाद आप हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट में भी अगर आपको लगता है कि हाई कोर्ट का फैसला आपके लिए आपके हित में नहीं है और आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो आप एट द एंड सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये अपीली के मामलों को भी देखता है। पहली बात तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो यहां तक पहुंच पाए। यहां सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाना आसान काम नहीं है। आसान काम नहीं है। भारत में केस चलते चलते 10 साल लग जाते हैं, 20 साल लग जाते हैं, 50 साल। यहां लोगों की जिंदगी समाप्त हो जाती है और केस चलता रहता है। ठीक है, और चौथा काम आपका विशेषाधिकार है। इसके पास कुछ अपने स्पेशल राइट्स भी हैं। इसके पास अपने कुछ विशेषाधिकार भी हैं। किसके पास? आपके सुप्रीम कोर्ट के पास। इनको अभी मैं सबको आपको फुल फ्लैश डिफाइन करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। और फिर आपका है पांचवा सलाहकार। आपके प्रेसिडेंट को ये सलाह देता है ना, बहुत सारे कामों में सलाहकार की भूमिका निभाता है आपका सुप्रीम कोर्ट सरकार के लिए, बहुत सारे कामों में। तो ये 5 काम मुख्य रूप से आपका सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो अब हम चल रहे हैं एक एक को विस्तार पूर्वक समझने कि हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन कौन से कामों को अंजाम देता है। और ये पूरी बुक का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। और ये पेपर में, फाइनल के पेपर में पक्का आएगा। ऑप्शनल या एक ये आएगा, एक दूसरा आएगा, ये जरूर आएगा। ठीक है, आया भी होगा ये मेरे ख्याल से। ठीक, तो चलते हैं अभी इनको विस्तार पूर्वक हम समझते हैं। मौलिक क्षेत्राधिकार। मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय में होती है। उनकी सुनवाई न लोअर कोर्ट में होती है, न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है, न हाई कोर्ट में होती है। उनकी सीधे सुनवाई कहां होती है? सुप्रीम कोर्ट में। और वो कैसे मामले हैं देखते हैं, सुनते हैं। ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं है। ऊपर के चित्र में आपने देखा कि संघीय संबंधों से जुड़े मुकदमे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। संघीय मतलब सरकारों के बीच में। अब मान लीजिए दो सरकारों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो वो मामले सीधे कहां जाते हैं? वो सीधे के सीधे मामले सुप्रीम कोर्ट में
चले जाते हैं। मान लीजिए केंद्र सरकार बना उत्तर प्रदेश सरकार हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना उत्तर प्रदेश सरकार का अगर मामला हो जाता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट फंस जाता है, तो वो मामला कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। मान लीजिए बिहार बनाम यूपी हो गया, यूपी बनाम हरियाणा हो गया, तो ये मामला कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट्स के बीच में। समझना की बात, गवर्नमेंट के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये मामले गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये मामले सीधे कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट के साथ या स्टेट का स्टेट के साथ होता है तो ये मामले सीधे कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और वैसे भी आपको पता है मौलिक अधिकारों के मामले में भी आप सीधे जा सकते हैं। तो ये दो मौलिक क्षेत्राधिकार है जिनके मामले में सीधे तौर पर आपका सर्वोच्च न्यायालय इन्वॉल्व हो जाता है। इन मामलों में आपको लोअर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं होती, आप इन मामलों को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। ठीक, आगे सुनिए। संघीय संबंधों से जुड़े मुकदमे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार उसे संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों में एक अंपायर या निर्णायक की भूमिका देता है। किसी भी संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों में परस्पर कानूनी विवादों का उठना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा देश एक फेडरल देश है, एक संघीय देश है, तो इसलिए हमारे देश में इस प्रकार की समस्याओं का उठना कोई बड़ी बात नहीं है। स्वाभाविक है कि कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है दो सरकारों के बीच में, और कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ मामले होते हैं जिन पर दो सरकारों में ठन जाती है, जैसे अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी सरकार सेम पार्टी की गवर्नमेंट है, तो इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर यही दूसरी सरकार होती तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक था। जैसे राजस्थान और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, या छत्तीसगढ़, या तो जिनमें अपोजिशन की सरकार होती है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होता है। और जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी सेम पार्टी और स्टेट गवर्नमेंट में भी सेम पार्टी की सरकार होती है तो फिर ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, वहां कॉन्फ्लिक्ट बातों से ही सुलझा लिया जाता है। लेकिन जब ऑपोजिशन की सरकारें होती हैं तब कॉन्फ्लिक्ट कहां जाता है? हाई आपके सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और सुप्रीम कोर्ट एक अंपायर की भूमिका निभाता है और निर्णय देता है। आगे सुनिए। इन विवादों को हल करने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की है। इसे मौलिक क्षेत्राधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इन मामलों को केवल सर्वोच्च न्यायालय ही हल कर सकता है। इन मामलों को केवल कौन हल कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। इन मामलों को और कहीं ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हल कर सकता है। इनकी सुनवाई ना तो उच्च न्यायालय और ना ही अधीनस्थ अदालतों में हो सकती है। अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सर्वोच्च न्यायालय न केवल विवादों को सुलझाता है बल्कि संविधान में दी गई संघ और राज्य सरकारों की शक्तियों की व्याख्या भी करता है। क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया है, भारत के संविधान की अगर कोई परिभाषा तय कर सकता है तो वो सिर्फ कौन तय कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत के अगर दोनों सरकारों के बीच में कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो दोनों सरकारों को बिठाती है और बताती है कि संविधान ने तुम्हें ये ताकत दे रखी है, संविधान ने तुम्हें ये ताकत दे रखी है, तो तुम्हें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम अपने कामों को करो और तुम अपने काम। और ये काम सिर्फ कौन कर सकता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय। इसीलिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय या कहिए पूरे अदालती तंत्र को या न्यायपालिका को स्वतंत्र होना कितना जरूरी हो जाता है। और अगला आते हैं रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। ये है वो रिट जिनके माध्यम से हमारे मौलिक अधिकारों को सुरक्षा मुहैया कराता है। कौन? आपका सर्वोच्च न्यायालय। आपका सर्वोच्च न्यायालय इन रिटों के माध्यम से हमारे मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उन गैर सरकारी तंत्रों से या उन उपद्रवी तंत्रों से जो हमारे मौलिक अधिकारों को हमसे छीनने का प्रयास करते रहते हैं, या उन उत्पीड़न करने वाले लोगों से बचाने का प्रयास करता है जो समाज को हमेशा उत्पीड़ित करते
रहते हैं। तो सुनिए क्या है ये रिट। जैसा कि आपने मौलिक अधिकार वाले अध्याय में पढ़ा कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है। उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसके पास विकल्प है कि वह चाहे तो उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। इन रिटों के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका को कुछ करने या न करने का आदेश दे सकता है। तो ये आपके ऊपर विकल्प है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो आप कहां जाएं। आप चाहें तो सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं, आप चाहें तो उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। ये आप पर डिपेंडेंट है, दोनों रिट जारी कर देते हैं। तो इसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय आपके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को रोकता है और प्रोटेक्ट करता है और कार्यपालिका को निर्देश देता है कि इनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करिए, नहीं तो आपकी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल करने में मैं समय नहीं लगाऊंगी। अगर आपने जय भीम मूवी देखी हो, जय भीम देखी है साउथ वाली, एक बार देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है रिट की पावर, क्या होती है अदालत की पावर, आपको उस मूवी में बखूबी समझ में आ जाएगी। नहीं देखिए तो एक बार जरूर देखो। मैं सबको कहता हूं कि वो मूवी आपको बताती है कि एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को किस प्रकार से समाज उसका शोषण करता है और फिर अदालत उसे उसके मौलिक अधिकार कैसे मुहैया कराती है अपने माध्यम से। ये आपको उस मूवी में बखूबी बताया गया है। ठीक, फिर आता है आपका अपीली क्षेत्राधिकार। बता ही दिया है मैंने आपको पहले ही कि आपको अगर लगता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय से निचली अदालतें हैं उनके द्वारा दिया गया निर्णय आपको लगता है कि आपके पक्ष में नहीं, आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो आप अपील कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय का द्वारा दिया गया निर्णय फिर बदला नहीं जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय को सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही बदल सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं बदल सकता। ये बात आप जान लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही बदल सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं बदल सकता है। तो सुनिए क्या है अपीली क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय को यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है, अर्थात उसमें संविधान या कानून की व्याख्या करने जैसा कोई गंभीर मसला उलझा है। ऐसे ही मुंह उठाकर आप नहीं जा सकते सर्वोच्च न्यायालय। आपके केस में ऐसा कोई पेच हो जो कि उच्च न्यायालय सॉल्व ना कर पा रहा हो, तभी आप वो मामला लेकर सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, नहीं तो आप नहीं जा सकते। अगर उस मामले में कोई संवैधानिक व्याख्या संबंधी या कुछ और पेच नहीं है, मतलब आपके अधिकारों के से संबंधित कुछ नहीं है, आपके मौलिक अधिकार रिलेटेड कुछ नहीं है, तो आप उस मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते। आपको सर्वोच्च न्यायालय में जाने के लिए उच्च न्यायालय से क्या चाहिए? प्रमाण पत्र चाहिए कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाने के योग्य है, तभी वो मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील उस मामले की जा सकती है, नहीं तो नहीं की जा सकती। ये बात आप बखूबी समझ लीजिए। ये आगे सुनिए, इसके बाद क्या है? अगर फौजदारी के मामले में निचली अदालत किसी को फांसी की सजा दे दे, ये सुन लो, अंडरलाइन कर लो, ठीक है। अगर फौजदारी मारपीट के मामले में या खून खच्चर के मामले में, अगर फौजदारी के मामले में निचली अदालत किसी को फांसी की सजा दे दे तो उसकी अपील सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में की जा सकती है। यदि किसी मुकदमे में उच्च न्यायालय अपील की आज्ञा न दे, तब भी सर्वोच्च न्यायालय के पास यह शक्ति है कि वह उस मुकदमे में की गई अपील को विचार के लिए स्वीकार कर ले। अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा और उसके कानूनी
मुद्दों की दोबारा जांच करेगा। यदि न्यायालय को लगता है कि कानून या संविधान का वह अर्थ नहीं जो निचली अदालत ने समझा, तो सर्वोच्च न्यायालय उनके निर्णय को बदल सकता है तथा इनके साथ उन प्रावधानों की नई व्याख्या भी दे सकता है। उच्च न्यायालयों को भी अपने नीचे की अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपीली क्षेत्राधिकार है। ठीक, देखिए सर्वोच्च न्यायालय करना चाहे तो सब कुछ कर। फांसी की सजा के मामले में निचली अदालत में भी मान लीजिए आपको फांसी मिली है, और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी फांसी मिली है, और हाई कोर्ट में भी आपको फांसी मिली है, आपका आखिरी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। क्योंकि फांसी एक ऐसी चीज है जिसमें किसी व्यक्ति की जान चली जाएगी, तो इसलिए उस निर्णय को 4 बार वेरीफाई किया जाता है, उस निर्णय को 4 बार सुना जाता है, समझा जाता है, और आखिरी फैसला सर्वोच्च न्यायालय ही लेता है किसी व्यक्ति की फांसी पर। हाई कोर्ट ने फांसी दी है, लेकिन अगर लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि इस व्यक्ति को जो इसने अपराध किया है, इस अपराध के लिए फांसी नहीं मिलनी चाहिए, तो उसकी फांसी टाली जा सकती है। समझ में आई बात? और एट द एंड आपको एक अपील करने का अधिकार होता है, क्षमा प्रार्थना करने का अधिकार होता है। किससे? राष्ट्रपति महोदय से, कि वो अगर आपको माफ कर दे तो माफ हो जाती है आपकी फांसी, वो फिर उम्र कैद में तब्दील हो जाती है। मान लीजिए कि आपको हाई कोर्ट ने, जो आपका मामला था, हाई कोर्ट ने प्रमाणित नहीं किया कि आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने लायक है, फिर भी आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपके मामले को वो एक्सेप्ट करें तब, नहीं तो वो नहीं जा सकता। उनके ऊपर है डिसीजन, किसके ऊपर? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। और इसी प्रकार से हाई कोर्ट को भी अपीली क्षेत्राधिकार है, वो भी अपने से लोअर कोर्ट्स के डिसीजन पर अपील प्राप्त करने का और उनके निर्णय को वेरीफाई करने का अधिकार रखती है। कौन? आपका हाई कोर्ट, आपके हाई कोर्ट ये काम करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। देखो, सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ही जरूरी भी है हम सबके लिए समझना। क्योंकि देखो, सुप्रीम कोर्ट की जो सलाह होगी ना, वो कोई छोटी मोटी सलाह नहीं होगी। आप उन लोगों से सलाह ले रहे हैं जो कानून में भी खामी निकाल देते हैं, एक चीज में खामी निकाल के उसे बर्खास्त कर। ये वो लोग हैं जिनके पास एक इंसान की जान है, वो चाहे तो किसी की जान को उसके प्राण से निकाल सकते हैं, उसके शरीर से निकाल सकते हैं, ये वो लोग हैं। तो इनकी सलाह देश के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही ज्यादा परिपक्व लोग हैं, और ये भारत के कानून को बहुत बखूबी समझते हैं। इनके बाएं हाथ का खेल है कानून को इधर से उधर घुमाना। तो इनकी सलाह पर सरकार बहुत ही सोच समझकर काम करती है, इनकी सलाह को मानती है सरकार। सुनिए क्या है। मौलिक और अपीली क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी है। परामर्श मतलब सलाह देने संबंधी। इसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है, लेकिन ना तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी विषय पर सलाह देने के लिए बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने को। देखो, अगर राष्ट्रपति में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगी है तो सर्वोच्च न्यायालय जरूर सलाह देगा, और अगर सर्वोच्च न्यायालय ने सलाह दी है तो राष्ट्रपति साहब भी उस पर जरूर विचार करेंगे। लेकिन दोनों के लिए कोई कंपल्शन नहीं है, दोनों के लिए कोई कंपल्शन नहीं है। राष्ट्रपति सलाह मांगे, सर्वोच्च न्यायालय का मन हो तो दे, ना मन हो तो ना दे, उस पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं लगाए जा सकते हैं, और राष्ट्रपति साहब कुछ कर भी नहीं सकते। और अगर सर्वोच्च न्यायालय ने सलाह दी है और अगर राष्ट्रपति साहब उस सलाह को नहीं मानते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन होता हमेशा यही है
कि अगर राष्ट्रपति साहब ने सलाह मांगी है, कोई भी कानूनी विषय पर व्याख्या बोली है संविधान की, तो उसका समाधान जरूर दिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि भारत का वो प्रथम नागरिक है और अगर वो मांग रहा है तो उसको सलाह देना सर्वोच्च न्यायालय का एक नैतिक कर्तव्य बन जाता है, मोरल ड्यूटी है वो। मैं मानता हूं कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी नहीं है, लेकिन मोरल ड्यूटी जरूर बन जाती है। अब आपसे ही कोई अगर सलाह मांगे, अगर कोई रास्ता पूछे तो आप नहीं बताओगे, वही चीज है, तो वही चीज तो यहाँ पर भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपका सर्वोच्च न्यायालय करता है उस काम को। आगे सुनिए, फिर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श देने की शक्ति की क्या उपयोगिता है? इसकी दो प्रमुख उपयोगिताएं हैं। पहली, इससे सरकार को छूट मिल जाती है कि किसी महत्वपूर्ण मामले पर कार्रवाई करने से पहले वह अदालत की कानूनी राय जान ले। ये अच्छी बात है। देखो, कानून, देश के संविधान, देश का समय बचाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इससे क्या हो जाता है कि सरकार कोई भी कानून बनाने से पहले तो उसके कानूनी पक्षों को बहुत अच्छे से जान लेती है, समझ लेती है, फिर कोई भी कानून बनाया जाता है, जिससे कि कोई भी मुंह उठाकर अपील ना कर दे कि ये तो हमारे संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ। समझना है बात? क्योंकि एक कानून को बनाना और उस पर रिसोर्सेज को लगाना कोई छोटी बात नहीं है। बहुत ज्यादा रिसोर्स खत्म होते हैं किसी भी कानून को बनाने में, और समय खत्म होता है। पहली बात तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है देश का समय। संसद का समय कोई छोटा मोटा समय नहीं है, वो देश के लिए सबसे उपयोगी समय होता है, देश के विषयों पर चर्चा करने का सबसे उपयोगी समय होता है। और उस समय में बनाए गए कानून को कुछ कानूनी टर्म्स के आधार पर रद्द कर दिया जाए तो वो अच्छी बात नहीं है ना। इसीलिए कोई भी कानून बनाने से पहले ही सरकार कानून के विशेषज्ञों की सलाह ले लेती है, जिससे कि उसमें कोई कानूनी खामी ना रहे और जिससे कि कोई भी उसे कानून के तर्ज पर रद्द ना कर सके। फिर आगे की बात को आगे जाने, भगवान की। ठीक है, मसले पर कोई कार्रवाई करने से पहले अदालत की कानूनी राय ले ले, इससे बाद में कानूनी विवाद से बचा जा सके। दूसरी, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानकर सरकार अपने प्रस्तावित निर्णय या विधेयक में समुचित संशोधन कर सकती है। अगर कुछ गलत है तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को मानकर आपकी विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है। पिछले पृष्ठ पर दिए गए अनुच्छेदों, ये अनुच्छेद पढ़ते हैं पहले तो। अनुच्छेद 137 क्या कह रहा है? उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्वालोकन करने की शक्ति होगी। मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि सर्वोच्च न्यायालय के पास ये शक्ति है कि वो अपने द्वारा दिए गए निर्णय को पुनः परिवेक्षण कर सकती है, और अगर उसे लगता है कि उसके द्वारा उस समय में जो निर्णय दिया गया है वो गलत है तो वो उसे बदल भी सकती है। ये भारत के अनुच्छेद 137 के अंतर्गत है। भारत की सर्वोच्च न्यायालय के पास ये अधिकार है कि वो अपने द्वारा दिए गए निर्णय का पुनर्वालोकन कर सकती है, मतलब फिर से पर्यवेक्षण कर सकती है, और उसे अगर लगता है कि कानूनी तौर पर ये निर्णय सही नहीं है तो वो अपने निर्णय को बदल भी सकती है। सिर्फ ये शक्ति किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास, और किसी के पास नहीं है। दूसरा, अनुच्छेद 144 क्या कहता है? भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे। जितने भी न्यायिक अधिकारी हैं, जितने भी आपके जुडिशरी से रिलेटेड लोग हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना और उनके अनुसार चलना अनिवार्य होता है। पिछले पृष्ठ पर दिए गए अनुच्छेदों को पढ़ें। ये अनुच्छेद हमें भारत की न्यायपालिका की एकीकृत प्रकृति और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को समझाने में मदद करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भारतीय भूभाग के अन्य सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं।
उनके द्वारा दिए गए निर्णय संपूर्ण देश में लागू होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने निर्णय से बाध्य नहीं है और कभी भी उनकी समीक्षा कर सकता है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के मामले में भी वह स्वयं ही देखता है। ठीक, तो यह है आपके सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है आपके भारत की सभी अदालतें, या कह लीजिए पूरा भारत सर्वोच्च न्यायालय के अधीन चलता है। और अगर लगता है भारत के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे न्याय दिलाने के लिए बाध्य है। वो संविधान के द्वारा उसे प्रदान की गई सबसे प्राथमिक ड्यूटी है, उसका सबसे प्राथमिक कर्तव्य है। और आपको मैंने बता ही दिया कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अपने निर्णयों की भी समीक्षा कर सकता है और उसे अगर लगता है कि उसके द्वारा दिया गया निर्णय उस समय का सही नहीं है तो वो उसको भी तब्दील कर सकता है। और पूरे भारत को सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार चलना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली क्लास में हम समझेंगे बहुत सारी बातों को सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित। जय हिंद, जय भारत।